तो दोस्तों हम कल आए थे, जो ख़त्म किए थे, तो अगला स्टार्ट करने थे यहाँ से। ये विदेशी यात्रियों से मिलने की प्रमुख जानकारी। तो हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, देखिए। फर्स्ट तो हमें मिलता है यूनानी रोमन लेखक से। ये क्या थे यूनानी रोमन लेखक? ये देखिए, यूनानी रोमन लेखक जो है, पहले नंबर पे आते हैं हमारे टेसियस। टेसियस जो है, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। पहला तो टेसियस। दूसरा नंबर का आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस जो है, ये ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ये जो है, इसका विवरण जो है अफवाह माना जाता है। तीसरा पॉइंट आते हैं, ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस, अनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। यानी कि सिकंदर के साथ जो आने वाला लेखक था निरयाकस, अनेसिक्राटस, तो इसका है। इसके बाद आता है चौथा नंबर पर मेगास्थनीज। ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं इतिहास के विषय में लिखा है। यानी कि जो मेगास्थनीज जो है सेलुकस निकेटर का राजदूत था, उन्होंने भी लिखा है, तो इसका लगभग प्रमाणिक माना जाता है, इंडिका में लिखा है। फिर पांचवा आता है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ये मौर्य काल में डाइमेकस भी आया था, इसका भी जो है ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। फिर छठा नंबर पे आता है डायोनिसियस। यह मिस्र में नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। इसका भी एक ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। सातवां नंबर पे आता है टालमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। फिर 8वां नंबर पे आता है प्लिनी। इसने 1म शताब्दी में नेचुरली हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। फिर 9वां नंबर पे आता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। यानी कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो ये आता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो इसका तो प्रमाणिक नहीं मिलता। फिर इसके बाद आ जाते हैं चीनी लेखक। ये चीनी लेखक जो है ये बी सेक्शन की है, तो इसमें फायान सबसे जो है पहले पे आता है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश द्वितीय के दरबार में आया था। जो चीनी यात्री जो था नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इसने आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। इसका अनुभव 14 वर्ष तक रहने का है। ये फायान जो था चीनी लेखक था। फिर दूसरे नंबर पर आता है सयुगन। सयुगन है 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। यानी कि इन्होंने 3 वर्ष जो है भारत में यात्रा की, उसमें बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां थी उसको एकत्रित किया था। उसी के बारे में इन्होंने जो भी है इतिहास के बारे में जानकारी दी है। फिर इसके बाद आते हैं वेनसांग। ये वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये वेनसांग 629 ईस्वी में
ये चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। यानी जो ये कपिसा नाम है वहाँ पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौटा। ये जो है चीन लौट गया। यह जो उसने था ह्वेनसांग बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो वृत्तांत मिलता है सियुकी में मिलता है, तो इसने सियुकी नाम के पुस्तक में लिखा है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। थोड़ा एक नोट है यहाँ पे देखिए, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। वह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। फिर इलिंग इत्सिंग जो है चौथा नंबर पे आता है। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो इन्होंने अपने समय का वर्णन किया है। तो अब आ जाते हैं तीसरा, यानी कि सी नंबर पे अरबी लेखक के भी कुछ देख लेते हैं। अल-बरूनी फर्स्ट नंबर पे आता है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जो है अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज, यानी कि आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कृमियाँ, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो दरअसल इसके बाद इब्न बतूता आता है। ये इब्न बतूता जो है इसके द्वारा अरबी भाषा में जो है लिखा गया, इसका अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। यानी 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। अन्य लेखक कुछ मिलते हैं, जैसे पहला में तारानाथ है। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयूर तथा तंजूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी यानी 13वीं शताब्दी में जो था, ये के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन में के लिए उपयोगी है। फिर पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, कुछ पुरातात्विक मिलता है। पहला ये है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फिर दूसरा आता है 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट पे आते हैं, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस
के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेखक से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख में भी है। फिर इसके बाद आते हैं, एक और आता है, इसके बाद का पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोगी हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। फिर आता है अगला, जो है अगला है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासक जो था भानुगुप्त से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद अगला स्टेप है, जो है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर लिया गया है। फिर इसके बाद का पॉइंट है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर आपका अगला स्टेप आ जाता है, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये जो है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व जो है बुर्ज होम में जो है क्या था, इसमें प्रथा था कि जो आदमी का डेथ हो जाता था, मर जाता था, उसके साथ कुत्ता भी दफनाया जाता था, उसके कुत्तों को भी दफनाया जाता था, इसका इतिहास मिलता है। फिर आपका एक ऑप्शन अगला स्टेप आता है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार पर कहा गया है, यानी कि प्राचीनतम जो सिक्का थे उसे आहत सिक्के कहा जाता था और साहित्य में इसे कासार पर कहा गया है। फिर अगला स्टेप है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पे जो लेख लिखा जाता है वो कौन किया था, तो यवन शासकों ने किया था। तो अब जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जो हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख हैं वो कालिंग राजा खारवेल के समय में, ये जो है उन्हीं के शासक में अभिलेख बना था। जूनागढ़ पीरनार अभिलेख ये रुद्रदामन के शासक में बना था। नासिक अभिलेख जो था वो गौतमी बलश्री के समय बना था। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के टाइम में बना था। फिर एडोल अभिलेख जो था पुलकेशिन द्वितीय के समय में बना था। फिर आपका मंदसौर अभिलेख जो आता है मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में बना था। फिर ग्वालियर अभिलेख जो आता है प्रतिहार नरेश भोज के समय में बना था। फिर भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो था ये स्कंदगुप्त के समय में बना था। फिर इसके बाद अगला आता है देवपाड़ा अभिलेख, ये बंगाल शासक विजय सेन के समय में बना था। फिर थोड़ा नोट है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, यानी ध्यान रखिएगा जो अभिलेख का अध्ययन होता है एपिग्राफी कहलाता है। फिर अगला स्टेप है, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से इसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त जो है बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्का एक प्रकाशित करवाया था, उसी से उसको ये मिलता है कि नहीं इन्होंने संगीत प्रेमी था। तो ये आपका अगला स्टेप है, अरिकमेड़ु पांडिचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, ये सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार में है। ये मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया में कंबोज और जावा में यवन द्वीप से स्थापित हुए। फिर अगला स्टेप है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण पथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, यह वेसर शैली कहलाती है। ध्यान रखिएगा ये जो है उत्तर भारत में जो मंदिर की कला थी वो क्या थी,
नागर शैली में थी और दक्षिण भारत में जो थी मंदिरों की कला जो है द्रविड़ शैली थी। आप ऐसे याद रखिएगा, जो है मंदिर में कला शैली ये उत्तर भारत में, और दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं हैं वो द्रविड़ शैली, और दक्षिणा पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, तो यह वेसर शैली बन गई। फिर अगला स्टेप आता है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया, महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, योगेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। तो आज से हम लोग ये सेकेंड चैप्टर हम लोग ख़त्म किया। अब जो है कल अगला स्टेप में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।